सम्मानीय अतिथिगण, उपस्थित साथियों, आज का जो ये कार्यक्रम है इसके 2 सत्र होंगे, एक अनौपचारिक और एक औपचारिक। अनौपचारिक सत्र में हमने विमेन प्रेस क्लब के सदस्यों को बुलाया है, महिला पत्रकार हैं बहुत सारी, और इसका जो पैनल डिस्कशन है वो मध्य प्रदेश में महिला पत्रकारिता का वर्तमान और भविष्य पर हम एक पैनल डिस्कशन करेंगे। दूसरा जो सत्र औपचारिक सत्र होगा, ये सत्र के मुख्य वक्ता हैं पद्मश्री विजयदत्त श्रीधर जी, और अनौपचारिक सत्र में ही डॉक्टर विजय अग्रवाल अपना एक उद्बोधन देंगे जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानव अधिकारों की संचालक है विषय पर आधारित है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर विजय अग्रवाल से कि वो अपना उद्बोधन दें। उपस्थित सभी सम्मानीय बंधुओं, जो इस बार के यूएन का जो थीम है वो है शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर ऑफ ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। मुझे लगता है कि जब हम खासकर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में प्रेस के रोल की बात करते हैं या कह लीजिए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो 2 चीज़ें हमारे दिमाग में बिल्कुल साफ तौर पर आती हैं। और आज जो मैं खासकर जो मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज़ हैं कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, क्या इसको और इनलार्ज किया जाना चाहिए, जो ये प्रेस तक सिमट गया है क्या उसे भी इनलार्ज किया जाना चाहिए, मेरे विचार हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। क्योंकि आप सब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक्टिव जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं कि किस तरीके से प्रेस इनफैक्ट सही मायने में ह्यूमन राइट का संचालक है। थैंक यू विजय अग्रवाल जी। ये अपना अनौपचारिक सत्र प्रारंभ करते हैं जो महिला पत्रकारिता का भूत, वर्तमान और भविष्य पर। जिस तरह से भोपाल जैसी जगहों पर हमने काम किया तो हमें कभी भी किसी भी बिट पे किसी भी समय पहुंचना पड़ता था। मुझे याद है एक बार कि एक स्टोरी थी कि पिछले कई सालों में जो चीज़ नहीं हो सकी उस पर बनती थी, तो वेश्यावृत्ति को लेके एक स्टोरी मुझे करनी थी। भोपाल के पास एक गांव में मैं गई थी और उस पूरे गांव में यही कुछ होता था। लेकिन जब मैं गई, मुझे थोड़ी दूर अपनी कार खड़ी करनी पड़ी, फिर मैं पैदल चल के उन महिलाओं के घर गई, मैंने उन्हें किसी तरह कन्विंस करा, समझाया, तब उन्होंने टीवी पे बोलना शुरू करा। लेकिन इंटरेस्टिंग ये रहा कि मैं जब लौटी तो मेरी कार के चारों पहियों की हवा निकली थी। तो उनको भी चेंज करना होगा। और अब तो सब कुछ बहुत बदल चुका है। और बहुत अच्छी बात यह है कि अब पेपर भी हैं, न्यूज़पेपर भी हैं, मैगजीन्स भी हैं जो पहले से थे, टेलीविज़न, रेडियो, ढेर सारे एफएम भी आ गए हैं, और अब सोशल मीडिया भी है कि लोग कम से कम अपनी बात किसी तरह से जो कहना चाहते हैं वो कह तो पाते हैं। जो सूचनाओं का सैलाब इन दिनों आ रहा है, जब तथ्यों पर बात नहीं हो रही, जब जर्नलिज्म में नैरेटिव सेट हो रहे हैं, एजेंडे के साथ पत्रकारिता चल रही है, इस सब पर बात की। और उसका नतीजा है कि अभी अभी मुझे खबर लगी कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें हम 161वें नंबर पर आ चुके हैं। कि थोड़ा बेहतर हो पाता अगर लड़कियां ज़्यादा होती। तो मुझे लगता है ये एक बड़ी गुंजाइश थी। हालांकि मैं, दीप्ति, श्रुति, हम लोग, रूबी मैम भी बहुत कोशिश करके, बहुत संघर्ष करके कहीं कहीं हम की पोजीशंस पर पहुंच पाए हैं अब जाकर। लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि मध्य प्रदेश में ही, भोपाल में ही देखें तो कितनी ऐसी महिला पत्रकार होंगी जो निर्णायक स्थिति में हैं, जो निर्णय ले सकती हैं। वो एक स्थिति हो जाने के बाद ही पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है कि फिर डेस्क पर कितनी लड़कियां होंगी, रिपोर्टिंग में कितनी लड़कियों को मौके मिलेंगे, रिपोर्टिंग में जिन लड़कियों को मौके मिलेंगे क्या वो पॉलिटिकल बीट, क्राइम या एडमिनिस्ट्रेशन कवर कर पाएंगी। सारा कुछ वहीं से निर्धारित होता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता का विकास हो, उद्भव हो, उस पर किसी तरह का अंकुश ना रहे। 2001 से हम लोग काम कर रहे हैं। ये वो समय था जब टीवी न्यूज़ चैनल्स का उदय हो रहा था, शुरुआत हो रही थी। हम सब ने जब शुरू किया तब वास्तव में रूबी मैम बैठी हुई है तो हमारी और सीनियर है, तो हम मिशन के तौर पर ही लेते थे। अगर हम यहाँ पर महिलाओं को जो चुनौतियाँ फेस करनी पड़ रही है उसकी बात करें तो बात सिर्फ पत्रकारिता की नहीं है, समाज का दर्पण ही तो है पत्रकारिता भी। तो जिस तरह की विसंगति हम समाज में देखते हैं वैसी ही विसंगति हम पत्रकारिता में कमोबेश कुछ कम ज़्यादा रूप में देखते हैं। क्योंकि मैं जेंडर इशू पर पढ़ती रहती हूँ, बात करती रहती हूँ, लिखती रहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी
कि जैसा भी शिफाली ने कहा, दीप्ति ने भी कहा कि जब तक महिला पत्रकारों की संख्या बहुत बड़ी है, काफ़ी लड़कियां आ रही है, लेकिन ये किस लेवल पर आ रही है, किस स्तर पर आ रही है? आप ये देखिए कि बॉस कितनी है महिला पत्रकार। हम ये तो कह रहे हैं कि बहुत सारी लड़कियां आ रही है, लेकिन वो उसी लेवल पर आ रही है जहाँ पर वो निर्णायक स्थिति में नहीं है। जब तक कि महिला निर्णायक स्थिति में एडिटर की पोस्ट पर या उस जगह नहीं हो जहाँ वो डिसीजन मेकिंग कर सकती है, तो बहुत सारी स्थितियों में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि वो जो सत्ता है, वर्चस्व है, वो तो पुरुष के ही हाथ में है ना, तो वो तो अपनी तरीके से चलाएगा। ये सोच बदलनी पड़ेगी लोगों को, और हमें अपनी जो स्थापित करना है जर्नलिज्म में, तो अपने काम के जरिए करना है। हम महिला है, हमें प्रिविलेज दो, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। अभी मैं हरिभूमि में दिल्ली एडिशन पूरा देखती हूँ, तो मैं जब गई थी तो हमारे संपादक ने यही पूछा, ये तो बहुत रात होगा, आपको 12-1 बजेगा। तो हमने कहा नहीं, मेरे लिए कोई इशू नहीं है, मैं 12-1 बजे भी घर जा सकती हूँ। ये जो प्रिविलेज है ना, कि जेंडर वाली बात है, ये हमें सबसे पहले भूलना पड़ेगा कि हम एक महिला होने के नाते हमें कुछ स्पेशल छूट दो। तो मैंने उसकी ना कभी डिमांड रखी, खूब ट्रैवल किया, खूब जर्नलिज्म किया, खूब अवार्ड लिया। इसलिए मैं बूथ भी मेरी समझ से अच्छा है, वो श्रीधर जी ज़्यादा बता पाएंगे, क्योंकि बूथ से मैं बहुत परिचित नहीं हूँ। और मुझे लगता है भविष्य बहुत ही उज्जवल है महिलाओं के लिए जर्नलिज्म के प्रति। वो अपने ऑफिस के बाहर का भी सोचती है, इसके कारण थोड़ा कई बार ऐसा हो जाता है कि वीक पड़ जाती है हैंडल करने में पुरुषों को, और के बारे में बहुत सोचा नहीं जाता कि ग्लैमर जो शेफाली ने बोला कि को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो कंटेंट नहीं होगा तो ग्लैमर कुछ काम नहीं आएगा। नहीं तो आपको मालूम ही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सना आज तक चैनल में न्यूज़ रीडिंग कर रही है। मैंने ये सवाल किया कि क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एंकर्स आ जाएंगे, रिपोर्टर्स आ जाएंगे, फिर क्या होगा लोगों का? तो उन्होंने बोला कि नहीं, कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट वाले इंसान की बराबरी नहीं कर सकता। वो क्योंकि एल्गोरिदम पे वर्क करेगा, जो उसमें फीड है उसी को लेके करेगा। इंसानी ब्रेन तो और आगे की सोच सकता है। अगर आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जो मर्जी करिए। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहे कितना भी प्रोग्रेस हो जाए, चाहे कितनी भी वो आगे बढ़ जाए, है तो अंततः आर्टिफिशियल ही ना। मेरा व्यक्तिगत ख्याल ये था कि भाई भोपाल जहाँ हम लोग ये सेंटर बना रहे हैं और जिसको मैंने 1952 से देखा है, मैं ये जानता था कि अखबार जो है उस वक्त में पहला अखबार जो हम लोग जिसे देखते थे वो नदीम था, जिसे मैंने पढ़ा तो नहीं लेकिन देखा ज़रूर था। और ये जानता हूँ कि करीब 87 साल उसके हो चुके हैं यहाँ पे भोपाल में, अनइंटरप्रेटेड है। पहले जब वो शुरू हुआ था नवाब साहब ने उसे जब शुरू किया था तो वीकली के तौर पे शुरू किया था, बाद में उन्हें हैंड ओवर कर दिया था, और वो डेली के तौर पे लगातार 87 साल से चल रहा है। ये एक बड़ी बात है। ये भोपाल इंटरनेशनल सेंटर, जिन लोगों का भी मस्तिष्क इसके पीछे है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक देखिए, भोपाल में पत्रकारिता का जो शुरुआत होती है वो 1871 से, और जो अभी जीवित जो अखबार है जो 1836 में हुआ, नदी 1836 में वो साप्ताहिक हुआ, और 1838 में दैनिक अखबार बना, और आज भी वो अखबार निकल रहा है। और भोपाल के बारे में, भोपाल की घटनाओं के बारे में किसी को भी यदि रिसर्च करना होता है तो उसे नदीम पढ़ना पड़ता है। तो 1948 में नई राह करके एक अखबार शुरू होता है। भाई रतन कुमार, प्रोफेसर अक्षय कुमार जैन, हमारे प्रेम श्रीवास्तव, मोहिनी देवी, ये एक बड़ी टीम थी, गोविंद बाबू, मथुरा बाबू, ये बड़ी टीम थी सारे लोगों की। इन्होंने वो नई राह निकाला कि नई राह टोली थी एक पूरी उसकी, और उसको माखनलाल चतुर्वेदी का आशीर्वाद था, और ये उसी का संघर्ष था। उसमें भी ये होता था कि वो छप के बाहर से आता था, कर्मी प्रेस खंडवा से छप के आता था, यहाँ वितरण होता था पूरे भोपाल रियासत में, गांव-गांव उसके नेटवर्क बन गया था, और वो जो विलीन का आंदोलन हुआ था उसके लिए एक बड़ी ताकत वो अखबार था। 75% से अधिक पॉलिटिक्स की बात चल रही है। बिल्कुल सही है कि प्रपोर्शन काफ़ी ख़राब हो चुका है, उसके बारे में ही थोड़ा बदलाव करने धीरे धीरे हम लोग आए हैं। दूसरी बात जो आपने बाज़ार की बोली, तो बाज़ार तो है और रहेगा,
लेकिन बाज़ार में रहने का मतलब ये नहीं है कि बाज़ारों में हो, एक कारण वो होता है, पर हो कैसे। चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीमित मात्रा में होती हैं, उनकी ऑक्शन होती हैं हीरे की। तो अगर आप यूनिक बनते हैं तो आप बाज़ारू नहीं होते। अब उससे भी अगर आपको ऊपर निकलना है कि बिकाऊ ही नहीं है, तो फिर आपको अद्वितीय बनना पड़ेगा कि हम राष्ट्रपति भवन हैं, जितना भी पैसा आपके पास हो बिकाऊ नहीं है। तो बाज़ार से बचने के तरीके हैं, तो आप या तो आप विशेष बनिए और उससे भी ऊपर जा सकते हैं तो अद्वितीय बनिए। इससे छोटे भी हैं, सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैंने कुछ पॉइंट लिख लिए थे, मैंने उनसे ये भी की थी गुजारिश कि मुझे इसका मौका दें। मैं कुछ बातें मैंने लिखी हैं, मैं आपको सामने पेश करता हूँ। उर्दू रोज़नामा यानी दैनिक नदीम के बारे में कुछ कहने, उसके इतिहास पर रोशनी डालने के लिए मुझे मौका दिया गया है, तो मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि नदीम की तारीख़, उसकी अहमियत से पुरानी पीढ़ी अच्छी तरह वाकिफ़ थी। आज की नस्ल ज़्यादा नहीं जानती, इसलिए ये बताता चलूँ कि साप्ताहिक नदीम 1935 में भोपाल से निकला। इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा करके भोपाल स्टेट के नवाब हमीदुल्लाह खान ने 2 साल बाद इसे महमूदुल हसन साहब, जो इसके मालिक और संपादक थे, उनसे ले लिया और अखबार को रोज़नामा करके निकाला। इस बीच कई इनकलाबात आए, तब्दीली की हवाएं चलीं। भोपाल स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल हो गया, जहां चीफ कमिश्नरी राज हुआ। पहली चुनी हुई सरकार डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा की क़यादत में कायम हुई। Originators of Constitution did not perceive any danger to the press freedom, but present explicit perquisites for freedom of press. These words of preamble indicate that Indian Constitution implicitly includes freedom of press, secure to all its citizens liberty and thought expression, belief, faith, worship and liberty. मैं बहुत ही छोटी सी बात कह के अपने अग्रवाल साहब ने एक वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार की थी। तो कौन से ह्यूमन राइट्स से जो खतरे हैं और उनके सामने कौन से खतरे, इस बारे में हमने किसी ने भी बात नहीं की, बिल्कुल जीरो बात हुई। दूसरी बात मैं एक छोटी सी कह के समाप्त करता हूँ कि ह्यूमन राइट्स कितने खतरे में हैं। परसों के दिन ह्यूमन राइट कमीशन ने भोपाल में 80,000 महिलाओं को उनको सोशल सिक्योरिटी पेंशन नहीं मिली। पूरे मध्य प्रदेश में 80,000 उनमें से महिलाएं हैं। ये प्रेस नोट हर पत्रकार के पास है, उसकी लिस्ट है, उनको बाकायदा मैंने खुद देखी। जब डिजिटल ग्लोबल विलेज की बात आती है और सोशल मीडिया ग्लोबल विलेज की बात आती है, तो सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया का ही एक बहुत छोटा सा अंग है। डिजिटल मीडिया बहुत प्रभावी और बहुत बड़ा, उसका दायरा बहुत बड़ा है। और जब अपन डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया की बात करते हैं तो इसके कुछ अपने एथिक्स भी होते हैं, इसकी अपनी कुछ मर्यादाएं भी रहती हैं। और चूँकि एथिक्स रहते हैं तो आपको आपके परिजनों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और देश के विकास के लिए आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि हमारे जो देश के नागरिक हैं वो बिल्कुल मिलजुल कर, सद्भावना के साथ और अपने कंधे से कंधे लगाकर काम कर सकें, जीवन जी सकें।